बहुत बहुत नमस्कार प्यारे बच्चों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर कर रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स में हम टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पार्ट 1 कर चुके थे और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है पार्ट 2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो टफेस्ट वर्जन है, वहां तक हम जाएंगे। और IITG और नीट दोनों के लिए लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें और बड़े ध्यान से देखें। और पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि नोट्स ही हैं जो आपकी लास्ट तक हेल्प करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही प्यारा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। चलो भाई, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। देखो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई वायर है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई थी। भाई हमने मान ली थी इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। और इस चार्ज डेंसिटी से अगर मैं बात करूं तो डी डिस्टेंस पे हमने निकाली थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने एक एंगल को कंसिडर कर लिया था क्या, θ1, और दूसरे वाले को कंसिडर कर लिया था θ2। तो मैं मान लेता हूं कि इस मिड पॉइंट से इस अपर एंड को जो एंगल मिला रहा है वो एंगल हमने मान लिया θ1, और ये वाला जो एंगल बना लिया ये हमने मान लिया था θ2। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दो डायरेक्शन में कंसिडर की थी। कौन कौन से डायरेक्शन? एक तो होता हमारा, मैंने मान लिया था ये वाला, जिसको हम बोल रहे हैं ई परपेंडिकुलर, और ई परपेंडिकुलर मेरे पास इक्वल था क्या, k लैम्डा बाई डी ब्रैकेट साइन θ2 प्लस साइन θ1। ये हमारे पास आ गया था प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या आ गया था? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब एक बचा था ई पैरेलल कंपोनेंट। अच्छा, ई पैरेलल कंपोनेंट की खासियत ये है, ई पैरेलल नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। अगर मेरा θ1 बड़ा है, अगर मेरा θ1 क्या है, बड़ा है, तो मैं लिख लेता हूं इफ θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो हमारा जो ई पैरेलल कंपोनेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा, ई पैरेलल, और वो हमारा लिखा जाएगा क्या, k लैम्डा बाई डी cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगर मेरा θ2 बड़ा है तो ई पैरेलल ऊपर की तरफ आ जाएगा। और कभी भी मुझे ई नेट निकालना हो तो ई नेट की अगर बात की जाए तो ई नेट मेरा हमेशा लिखा जाएगा क्या, अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। इससे हमें पता चलेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस वायर की वजह से क्या होने वाली है। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा था जो हमने कर लिया था, ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था इसके बारे में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी आज जो हम करने वाले हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, अच्छी प्रॉब्लम करते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर बात? तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एंगल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एंगल की बात करूं तो मैं π/2 हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं सेमी इन्फिनाइट वायर। ठीक है, इससे रिलेटेड केस डिस्कस करते हैं हम। क्या होंगे केस, एक बार देख लीजिए। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आज का वो है सेमी इन्फिनाइट वायर। सेमी इन्फिनाइट वायर का मतलब क्या है कि इधर तो मेरा जो वायर है वो ऐसे ऐसे लॉन्ग है, और ये इस पे मैं मान लेता हूं मेरी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, और मुझे इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास, डी। क्लियर? अब ध्यान रखने वाली ये बात है कि सर एक्चुअल में ये जो टेंडिंग टू इंफिनिटी या सेमी इन्फिनाइट वायर की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वायर बहुत ज्यादा बड़ा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो ये इन्फिनाइट या सेमी इन्फिनाइट वायर की तब भी बात की जाएगी, तो हमारी जो बात करते हैं ना वायर का, इसका मतलब है कि जो ये पॉइंट है ना, जो पॉइंट हम ये दूर दिखा रहे हैं, ये पॉइंट बहुत पास होता है, तो उसके लिए जो अगर अपर एंड को हम मिलाएं तो उसके लिए जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो कभी भी इन्फिनाइट वायर की बात की जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वायर बहुत ज्यादा बड़ा है, नहीं। इन्फिनाइट का मतलब है जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो वायर के जस्ट पास है, तो अगर उस वायर से मैं अपर एंड को मिलाऊंगा तो अप्रोक्सीमेटली जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंपली क्या लिख सकते हैं कि मेरे पास इस केस में जो मेरे पास θ1 होगा वो θ1 तो मेरे पास हो जाएगा π/2, और अगर मैं θ2 की बात करूं तो θ2 मेरे पास हो जाएगा क्या, 0।
ठीक है, तो वही है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का, मैंने आपको बताया था। क्या अगर मैं कैलकुलेट करता हूं ई परपेंडिकुलर, तो देखो ई परपेंडिकुलर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा मेरे पास, के लैम्डा बाई डी इंटू साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। इसके अंदर अगर मैं इस थीटा 1 की अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास जो ये ई परपेंडिकुलर आता है ये मेरे पास निकल के आ जाता है के लैम्डा बाई डी, क्योंकि एक चीज मेरी 0 हो जानी है और एक मेरा 1 हो जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात की जाए पैरेलल कंपोनेंट की। अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेरा इधर आएगा ई परपेंडिकुलर, और ई पैरेलल की बात की जाए तो ई पैरेलल मेरा इस डायरेक्शन में आएगा। तो ई पैरेलल भी लिख लेता हूं इसी के साथ साथ। अगर ई पैरेलल में लिखूंगा तो ई पैरेलल के लैम्डा बाई डी, अब मेरे पास कोस थीटा 2, तो ये 0 है तो ये मेरे पास यहाँ पे लिख सकता हूं कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो यहां से मेरे पास ये जो निकल के आएगा ये निकल के आ जाएगा के लैम्डा बाई डी। यानी अगर बच्चे यहां से अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट आया, तो देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है दोस्तों, हम यहां से लिख सकते हैं के लैम्डा बाई डी, और पैरेलल जो आया वो भी मेरे पास क्या आया, के लैम्डा बाई डी। क्लियर, तो ये परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट दोनों आ गए। तो यहीं से अगर आपसे ई नेट कैलकुलेट करा ली जाए तो ई नेट कैसे लिखेंगे, देखो ई नेट का मैंने अभी भी बताया था आपको। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लिखी जाती है क्या, अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। क्लियर बात, तो यहां से अगर हम निकालेंगे ई नेट, तो ई नेट बताइए बच्चों क्या आएगा, ई नेट बता दो फटाक से। तो ई नेट की बात की जाए तो ई नेट बच्चे यहां से लिख सकता हूं मैं क्या, के लैम्डा बाई डी इंटू रूट 2, यानी फाइनली मैं बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा रूट के लैम्डा बाई डी। ये मेरे पास आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो डायरेक्शन होगा ना वो इधर होगा, ई नेट। ठीक है, एक बार प्यारे बच्चों स्क्रीन को रोक कर आप इसको नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो ये मेरे पास जो पहला केस था सेमी इन्फिनाइट वायर। अब जो मैं कर रहा हूं सेमी इन्फिनाइट वायर का मतलब एक एंगल मेरा 90 डिग्री और एक एंगल होता है मेरा 0। सवाल ये आता है फिर से कि प्यारे बच्चों कि सर इन्फिनाइट वायर का मतलब क्या, वायर बहुत ज्यादा बड़ा है? नहीं, इन्फिनाइट वायर सेमी इन्फिनाइट वायर का मतलब यही होता है जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ वो पॉइंट मेरा वायर के बिल्कुल, जैसे मान लो ये मेरे पास वायर है, आपको ये दिख रहा होगा पेंसिल, इसको जस्ट पास में है, बहुत पास में है, तो ये अपर पॉइंट को अगर मैं मीट कराऊंगा तो एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री बनता है, तो उस केस को बोला जाता है इन्फिनाइट वायर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास जो आता है प्यारे बच्चों वो है इन्फिनाइट वायर। इन्फिनाइट वायर, यानी इन्फिनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मेरे को। ठीक है, तो वायर कंसिडर कर लेते हैं, ये हमने वायर कंसिडर कर लिया, ये इधर भी टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। इसका मतलब यही है, इन्फिनिटी को टेंड करने का मतलब कि जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं वो पॉइंट मेरा वायर के बहुत ज्यादा पास है, यानी यहां पास है। लेकिन मैं अब क्वेश्चन की ब्यूटी के लिए या क्वेश्चन को अच्छा दिखाने के लिए पॉइंट थोड़ा दूर बनाता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ उसको। ठीक है, तो जैसे अगर बात की जाए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से मिड पॉइंट से डी दूरी पे। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को कनेक्ट किया जाएगा, इस पॉइंट को कनेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे जो खास बात है वो यही है कि मेरा फाइनाइट वायर में जो थीटा 1 भी पाई बाई 2 होता है और जो मेरा थीटा 2 होता है वो भी मेरा क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। सर अगर थीटा 1 और थीटा 2 पाई बाई 2 होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, कैसे वो देखते हैं। देखो अगर यहीं पे बात की जाए प्यारे बच्चों ई परपेंडिकुलर की बात की जाए तो ई परपेंडिकुलर का मास्टर ने क्या बताया था वो आपको याद रखना है, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। अब यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई डी। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 90 डिग्री पुट करेंगे तो 1 1 आता है मेरे पास। ठीक है, तो एक बात ये आ गई। दूसरी बात, अगर अब मैं बात करूं ई पैरेलल वाले की, ई पैरेलल क्या हो जाएगा, देखो के लैम्डा डी,
यहाँ पे हमारे पास होता था cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, अब ये वाली चीज 90 90 पुट करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा मेरे पास, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, जीरो। तो सर इसका मतलब तो ये आया कि जो इस इन्फिनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या मैं बोल सकता हूं जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है वो इधर ही आएगा, ई परपेंडिकुलर, और जिसकी वैल्यू होगी के लैम्डा बाई डी। और सर यही मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जी बिल्कुल यही। यानी सर यहां से एक बात और आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां से 1/d इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये 2 पॉइंट है जो आपको याद रखना है, एक और ये पॉइंट 2। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। अभी आपको पता चलेगा जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपका फील आएगा कि हाँ भाई वाकई में ये जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात? तो यहां तक अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो आप बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एक बार आप नोट कर लीजिए इसको देख के, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे मैं फिर बता देता हूं आपको, जो इन्फिनाइट वायर की जो बात की जाएगी ना, ये वाला इन्फिनाइट वायर एक रिलेटिव टर्म है। क्या सी टर्म है? रिलेटिव टर्म है। सर रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे मैं निकाल रहा होता हूँ वो पॉइंट मेरा बहुत पास होता है, यानी जो लेंथ ऑफ वायर है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है विद रिस्पेक्ट टू डी वाला, मतलब बिल्कुल डी बहुत छोटा होता है, लेंथ थोड़ी बड़ी होती है। उस कंडीशन को बोला जाता है इन्फिनाइट वायर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इन्फिनाइट वायर का मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा 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 वायर, ऐसा नहीं है। जो ये डिस्टेंस होता है ना, ये वाला जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो रिलेटिवली लेंथ ऑफ द वायर से छोटा होता है बहुत। ठीक है, तो चलो भाई इससे रिलेटेड ही आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, प्रॉब्लम कराते हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलो भाई, जैसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? एक स्क्वायर। ये वाला। ठीक है, इस स्क्वायर पे प्यारे बच्चों हम लेने वाले हैं चार्ज डेंसिटी। और वो चार्ज डेंसिटी की अगर बात की जाए तो मैं मान लेता हूं इस वाले पे है, इधर वाले पे लैम्डा कूलाम पर मीटर, इस वाले पे भी है लैम्डा कूलाम पर मीटर, इस वाले वायर पे है लैम्डा, सॉरी लैम्डा कूलाम पर मीटर, इस वाले पे भी है नेगेटिव लैम्डा कूलाम, मतलब इस वाली दो पे नेगेटिव चार्ज है मेरा, ऐसे नेगेटिव बना लो। और इस वाले पे बात की जाए तो इन वालों पे पॉजिटिव चार्ज। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एट सेंटर। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को सुंदर बनाने के लिए हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भैया, कि ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है ये हम मान लेते हैं भैया ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब क्या है भैया, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है स्क्वायर के सेंटर पे। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत वाली बात? क्योंकि बच्चों मैं मान लेता हूं कि इस वायर की वजह से मैं करा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए, इस वायर की वजह से यहां पे अगर मैं इसको मीट कर रहा हूं जिस पॉइंट पे निकालना है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये बनेगा मेरे पास 45 और ये वाला भी बनेगा 45। ठीक है, यानी θ1 और θ2 मेरे दोनों होंगे π/4। एक बात, दूसरी बात,
ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इधर, नेगेटिव वाले की वजह से इधर, पॉजिटिव वाले की वजह से इधर, नेगेटिव वाले की वजह से इधर। देखा, सुनो, एक वायर की वजह से, सिंगल वायर की वजह से मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन वायर, यानी एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले निकाल रहे हैं, ठीक है, इस वाले वायर की वजह से, इस वाले वायर, ठीक है। तो मैंने ये वायर बना लिया, ठीक है, यहां से ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें दे दिया 45 और ये वाला भी दे दिया हमें 45, ठीक है। चलो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं थी यहां तक। वही है, जब हमें फाइनाइट लेंथ का वायर है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपको कि मेरे पास जो ई परपेंडिकुलर होती है वो तो होती है k लैम्डा बाई डी साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। वहीं पे अगर मैं बात करूं पैरेलल वाले की बात, तो पैरेलल वाला होता है k लैम्डा बाई डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो अगर थीटा 1 थीटा 2 बराबर है तो हमें पता है प्यारे बच्चों कि जो ये पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है, ये पैरेलल वाला कंपोनेंट, तो ये तो जीरो होने वाला है, यानी ये वाली चीज तो हो जाएगी जीरो, क्योंकि इस केस में जो मेरा थीटा 1 है और वो थीटा 2 क्या है, बराबर है, इसलिए होगा, ऐसा नहीं हमेशा होगा। परपेंडिकुलर वाला बात करूं तो परपेंडिकुलर वाला लिख सकते हैं हम के लैम्डा। अब डी की बात करी जाए तो डी यहाँ पे देखो, ये साइड ए है तो डी यहाँ पे मैं लिख सकता हूं मेरा होगा a/2, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं a/2, तो 2 पर चला गया मेरा, इंटू साइन 45 यानी π/4 प्लस साइन π/4, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो निकल के आएगा वो आ जाएगा k लैम्डा बाई a/2 और यहां से आ जाएगा √2 निकल के, देखो 1/√2 1/√2 2/√2 और वो कट जाएगा 2√2, तो एक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो मेरी आ जाएगी 2√2 k लैम्डा बाई a। एक वायर की वजह से बात की जाए, एक वायर की वजह से, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों, क्या ध्यान देना है कि यहां पे अगर मैं बात करूं, इस वाले वायर की वजह से भी इधर होगी और इस वाले वायर की वजह से भी इधर ही होगी, और इस वाले वायर की वजह से इधर होगी और इस वाले वायर की वजह से भी इधर ही होगी। तो एक्चुअल में देखी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास दो तो इधर आएगी, तो दो आने का मतलब एक की वजह से ये आई तो 2 क्या हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, तो एक तो इधर आ जाएगी 4√2 k लैम्डा बाई a। और ऐसे ही इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से अपवर्ड आ जाएगी और दोनों ऐड हो जाएगी, यानी मैं लिख सकता हूं 4√2 k लैम्डा बाई a। अब इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो अगर ई नेट की बात की जाए तो ई नेट मेरे पास आ जाएगा फाइनली, यानी 4√2 k लैम्डा बाई a का स्क्वायर प्लस 4√2 k लैम्डा बाई a का फिर से स्क्वायर का रूट, ठीक है भैया। तो ये आ जाएगा मेरे पास फाइनली 8k लैम्डा बाई a। ये मेरे पास ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी और उसका डायरेक्शन इधर कुछ होगा, ये वाली होगी नेट। तो एक बार आप इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। फिर हम आगे एडवांस लेवल पे जाते हैं और ऐसी ही रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। एक बार कर लीजिए फटाक से, फिर आपको एसएचएम को, इलेक्ट्रोस्टैट और एसएचएम को मिक्स कराएंगे नेक्स्ट में। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या आया मेरे पास दोस्तों कि हमने देखो पढ़ लिया है कि एक फाइनाइट वायर की, इनफाइनाइट वायर की वजह से, जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास ये कोई वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। मान लो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, यहां से इस पॉइंट पे, मान लो डी पॉइंट पे अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, याद करो, 2k लैम्डा बाई डी, ठीक है। अरे यही होते थे। अब कहानी क्या है कि
मैं क्वेश्चन क्या है कि इस पॉइंट पे मैंने एक चार्ज रख दिया, चार्ज क्यू एम, और ये है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। कैसी पोजीशन में है? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स ऊपर है, mg की वजह से नीचे है। अब अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं नीचे की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा वो आप देख लीजिए। ठीक है, नीचे की तरफ कर दूं चाहे मैं ऊपर की तरफ कर दूं, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहा हूं मैं। देखो कहानी देखना क्या है, यहाँ पे नेट फोर्स मेरा 0 है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला है, नेट फोर्स 0 का मतलब इसकी वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और mg दोनों बैलेंस हो रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 है। अब मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देता हूं। मान लीजिए मैं इसको स्लाइटली ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, तो ऊपर की तरफ दूर जाने पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, mg उतना ही है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड आया। नेट फोर्स डाउनवर्ड आया तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो मीन पोजीशन थी उसकी तरफ फोर्स आया, इसका मतलब जो पार्टिकल है मेरा वो एसएचएम परफॉर्म करेगा, या मतलब ओसिलेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है, इफ पार्टिकल, अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, इफ पार्टिकल, पार्टिकल किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्यू एम इज डिस्प्लेस्ड slightly from its mean, slightly from equilibrium position, slightly from equilibrium position, find out time period of oscillation। यानी आपको ओसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है, याद रखना क्या किया गया है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी यहां से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। तो जब भी आपने एसएचएम पढ़ा था, हम क्या करते थे, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो फोर्स बैलेंस कर रहे हैं वो हम कर लेते थे, उसके बाद स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद नेट फोर्स की इक्वेशन लिख लेते थे, और उस नेट फोर्स की इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर लेते थे कि कितना टाइम पीरियड होगा। तो आप एक बार देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम करेंगे क्वेश्चन, तो आप ध्यान से देखना फिर। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए एसएचएम का तो कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स इक्वेशन है, इसका मतलब नीचे की तरफ बात की जाए तो नीचे की तरफ तो मेरा mg लग रहा होगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, मेरा चार्ज q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस इन्फिनाइट वायर की वजह से ये होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं लिख रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना, क्या mg मेरा इक्वल होना चाहिए क्या, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2k लैम्डा बाई डी, ये वाली होने वाली। ठीक है, तो एक इक्वेशन, यानी मैं इसको सुंदर तरीके से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं mg दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा Q बाई डी। एक चीज तो मेरे पास ये आ गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमने नेट फोर्स बैलेंस कर दिया। क्या बैलेंस कर दिया है, नेट फोर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी, हम जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना डिस्प्लेस करने वाले, तो दूसरी याद रखना, आपको स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद नेट फोर्स की इक्वेशन लिख देनी है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया x, अब x डिस्प्लेस कर दिया तो इस चार्ज वायर से और इस पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ गया है, तो उस केस में मैं एफ नेट क्या लिख सकता हूं, याद रखना एफ नेट, देखो एफ नेट की अगर बात की जाए तो क्या लिखा जाएगा, देखना भैया 2k लैम्डा
क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस की बात की जाए तो देखो यहां से यहां तक का डी है और एक्स डिस्प्लेस कर दिया तो डी प्लस एक्स, ठीक है। ये तो लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा mg, और यहां पे क्लियरली है कि जो mg है वो बड़ा है। mg बड़ा है तो पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है वो टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यानी पार्टिकल पे फोर्स डिस्प्लेस करने के बाद डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री है, इसका मतलब नेट फोर्स टुवार्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी ये ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसको थोड़ा सुंदर, एफ नेट को थोड़ा सुंदर बना के लिखूं मैं, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या भाई, 2k लैम्डा बाय क्यू, ये वाला d प्लस एक्स। तो यार इसमें अगर मैं x बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया था, तो इसका मतलब जो मैं x की बात कर रहा हूं वो बहुत ज्यादा छोटा है किससे, d से, ठीक है। तो यार इसको मैं ऐसे लिख लूं, d मैं अगर यहां से अगर कॉमन ले लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस एम जी, ये वाला, ठीक है। ये लिख लिया हमने, क्लियर है बात। अब देखो आगे, इसको हम लिख सकते हैं एफ नेट दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा क्यू बाई डी। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत, 1 प्लस एक्स बाई डी की पावर -1 माइनस एम जी, ठीक है। तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, क्या दिक्कत है, पावर को हम ऊपर लेके गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यार हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर 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 यहां लिख लेता हूं, क्या पढ़ा था, 1 प्लस एक्स की पावर n होती है और ये मेरा x क्या होता है, लेस देन 1, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। तो यहां से देखना हम क्या कर सकते हैं, इसको दादा क्या कर सकते हैं, देखना एफ नेट, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, देखो 2k अभी नहीं करते हैं, 2k लैम्डा क्यू बाई डी, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाई डी माइनस एम जी। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2k लैम्डा बाय क्यू बाई डी माइनस 2k लैम्डा क्यू एक्स बाई डी स्क्वायर माइनस एम जी। अब आप ध्यान से देखना, क्या ये एम जी ये कट जाएगा, यहां से इक्वल है भैया, ठीक है। तो नेट फोर्स जो मेरे पास आया उसको ध्यान से देखना, नेट फोर्स प्यारे बच्चों मेरे पास क्या निकल के आया, एफ नेट दैट इज इक्वल टू -2k लैम्डा क्यू बाय डी स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। अब हो गया काम, बस इतना ही होता है क्या। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं फोर्स दैट इज इक्वल टू -kx से, तो ये के एसएचएम वाला के है, कौन सा एसएचएम वाला के है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और लिख लेता हूं ना, थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां से देखो, मेरे पास जो नेट फोर्स आया वो आया -2k क्यू लैम्डा क्यू बाई डी स्क्वायर इंटू एक्स, यही आया, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये वाला देखो 2k लैम्डा क्यू बाई डी स्क्वायर इंटू एक्स। अब करना क्या होता है ऐसे प्रॉब्लम में, करना क्या होता है कि ये वाला आ गया, अब इस नेट फोर्स को हम कंपेयर कर लेते हैं, एफ नेट को कंपेयर कर लेते हैं किससे, -k एसएचएम वाला के है, ये याद रखना, एसएचएम के वाला एक्स से, ठीक है। तो यहां से ये एसएचएम वाले जो के की वैल्यू है प्यारे बच्चों, यानी ये जो के कांस्टेंट एसएचएम वाला है, इसकी वैल्यू मेरी यहां से निकल के आ गई 2k लैम्डा क्यू बाई डी स्क्वायर, ये वाली। अब हो गया बस मेरे पास, कैसे हो गया, टाइम पीरियड मुझे निकालना था, और टाइम पीरियड सिंपली मेरा होता था क्या, 2 पाई अंडर रूट के एम बाई के, ठीक है। तो इतना आपको करना था और ये हो गया है हमारे पास, तो इतना आसान सा था, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे, के की वैल्यू मेरे पास आ गई। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 2k लैम्डा बाई डी को हम mg लिख सकते थे, तो mg बाई डी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, mg बाई डी। तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, ठीक है भैया, तो टाइम पीरियड मेरे पास क्या लिखा जाएगा, m बाई के,
2π√m/k, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, यानी SHM के टाइम पीरियड की, तो वो आएगा मेरे पास 2π√m/k। अच्छा एक बात और करो, तो पहले वाले क्वेश्चन से अगर मैं बात करूं, ये वाला 2k λ/qd को लिख सकता हूं मैं mg, तो यहां से ये जो आया इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, mg/d, ये भी लिख सकता हूं। तो ऑप्शन में आपको दोनों मिल सकते हैं। तो यहां से अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं, और ये SHM वाला है भाई k, ठीक है, 2π√m जो उसका मास था इंटू k, यानी mg/d। तो जो टाइम पीरियड आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 2π√d/g, याद रखना। अच्छा जरूरी नहीं होता इसी टर्म में मिले, कई बार क्या होता है कि इस टर्म में भी मिल जाता है, तो वो कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है, ठीक है। तो आप लोग, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो करना क्या है, हमारे पास एक चार्ज वायर था इन्फिनिटी लॉन्ग, उसे d दूरी पे एक चार्ज पार्टिकल रखा था और बोला गया था वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। उसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया था। स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद हमें वो ऑसिलेशन कर रहा था, उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो वही हमने किया है, एक बार आप देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बात ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? एक बार इसको नोट कर लीजिए पूरे को, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। ये एक बार आप नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलो भाई इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी नोट करें। चलो भाई एक बार नोट कर लीजिए, डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, यानी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके सेंटर पे, फिर हम निकालेंगे उसके एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। अगर मैं सेंटर पे बात करूं, तो मान लीजिए कि मेरे पास ये वाली एक रिंग है, इसके ऊपर चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है। यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, इसकी रेडियस आर, मान लो मैंने एक छोटा सा हिस्सा कट कर लिया ये चार्ज, और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, अवे पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूँ तो ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे होगा एक चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो ये ऐसे कट कर रहा होगा। तो ऐसे ही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। तो यहाँ पे अगर मैं ई नेट की बात की जाए सेंटर पे, तो वो मेरी होती है 0। अगर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म है तो हम क्या करेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में अभी हम रिंग के बाद जब हम बात करेंगे कि आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो उस केस में हम बात करने वाले हैं, ठीक है।
तो अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, इस सेंटर पे अगर मेरा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बात याद रखना, अगर मेरा क्या है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें गिवन है कि इसका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा, तो इसके सेंटर की मैं बात करूं तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मेरी होगी क्या, 0। चलो भाई, अब अगर मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट का मतलब मैंने ऐसे रिंग बना ली ये वाली, कैसे बना ली, एक सेकेंड यार, इसमें कुछ हो जाए, ये हो सकता है, एक सेकेंड। हाँ, ये मेरे पास ये वाला हो गया। ठीक है, ये मेरे पास एक रिंग हो गई और उस रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे हमें निकालनी है। जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ का जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये वाली तो क्या हो जाएगी, ये वाला तो मेरे पास हो गया इसकी रेडियस आर, इस रिंग की, और ये एक्सियल पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और इसके ऊपर जो चार्ज है वो मैं मान लेता हूं कि मेरा चार्ज, पूरी रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज प्यारे बच्चों हमने मान लिया है कि Q है। याद रखना कितना है, Q। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। क्या निकालनी प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको करनी है। करना क्या है वो ध्यान से देखना, क्या करना है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा डीएल लेंथ मान लू, ये वाली छोटी सी डीएल लेंथ मान लू, ये वाली, इस छोटी सी डीएल लेंथ में छोटा सा चार्ज मैं लिख लेता हूं क्या, डी क्यू। और इस छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से इधर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी वजह से, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होनी चाहिए अवे। ठीक है, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूं डीई होगी, इस छोटू सा चार्ज है ना डी क्यू की वजह से। मैंने माना पूरी रिंग के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा क्यू, और छोटी सी लेंथ ले ली मैंने डीएल। क्या ले ली मैंने, छोटी सी लेंथ डीएल, और उस छोटी सी लेंथ डीएल में मेरा जो चार्ज होगा वो मैंने मान लिया डी क्यू। और डी क्यू को प्यारे बच्चों में लिख सकता हूं यहां से क्या, भाई मेरे पास क्यू चार्ज है पूरी लेंथ 2πr में, तो इस छोटी सी लेंथ डीएल के अंदर मेरा चार्ज होगा डी क्यू, ये वाला। और ये वाला डिस्टेंस x है, तो ये वाला कंफर्म है मेरे पास, कितना हो जाएगा यहां से, r² प्लस x²। ठीक है, ये वाला एंगल मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चों थीटा, तो ये भी मेरे पास होगा थीटा। और यहां से डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो ये तो होगा डी ई कोस थीटा, और ये होगा प्यारे बच्चों डी ई। ठीक है, अब अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो जब ये छोटा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होगा, यानी छोटा चार्ज यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पूरे की वजह से, ई नेट, वो मैं क्या लिख रहा हूँ, डी ई कोस थीटा ही आएगी। कितनी आएगी, डी ई कोस थीटा, क्योंकि जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ना, जब मैं ये वाला ले रहा हूँ तो साइन थीटा वाला ऊपर आ रहा होगा, वो इसको कट कर दे रहा है। तो ई नेट की बात की जाए तो ई नेट मेरे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, डी ई कोस थीटा, यानी पूरी रिंग पे मुझे इंटीग्रेट करना है, ये हो जाएगा। बस अब हो गया क्वेश्चन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, करिए। अब डीई क्या होगा, देखो डीई छोटा है चार्ज डी क्यू। अब मैं डीई कोस थीटा की बात की जाए तो देखो, सबसे पहले कोस थीटा लिख लेता हूं मैं, यहां पे देखना कोस थीटा। तो कोस थीटा, तो ये ट्राइंगल बनी, कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मैं लिख सकता हूं x डिवाइड बाई हाइपोटेनस, मेरे पास क्या हो जाएगा, r² प्लस x²। ठीक है, ये हो गया। अब डी कोस थीटा, डी क्या लिखा जाएगा, k डी क्यू डिवाइड बाई, यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास r² प्लस x², ये वाला।
क्योंकि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया डीई, और कोस थीटा की वैल्यू पुट की जाए तो वो मेरे पास आ जाएगा एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डीई कोस थीटा। अब यहां से मैं इसको थोड़ा सुंदर तरीके से लिखूं तो ये मेरे पास बन जाएगा के, इसको x को हम आगे ले लेते हैं, x डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब मुझे अगर ई नेट निकालनी है तो ई नेट के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखो डी क्यू की वैल्यू पुट कर लो। अब आप यहां पे आ जाओ, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, के एक्स डी क्यू, मेरा उधर से देखो क्या लिखा जाएगा, क्यू बाय 2 पाई आर, और ये आ गया मेरे पास dl डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और dl की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 0 से लेकर 2 पाई आर। ठीक है, तो फाइनली जो मेरे पास आंसर निकल के आएगा, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आ जाएगा के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाला, और ये याद रखना इस रिंग की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर है, और वो क्या लिखा जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की है एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए रिंग which is the point which is oriented या which is situated at a distance x from its center। यानी एक रिंग जिसके ऊपर है चार्ज q, उसके सेंटर से x दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, चलो भाई चलो अब देख लेते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमने रिंग ली है। ठीक है, उसके ऊपर चार्ज हमने उसके ऊपर हमने चार्ज ले लिया Q, जिसकी रेडियस हमने ले ली R, और उससे x दूरी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है क्या बच्चों, के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इधर होगी, और इस रिंग के इधर जाऊंगा ना x, तो ये इधर होगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ रही है वो x की डिपेंडेंट आ रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे मैक्सिमम होगी और कहीं पे क्या होती है, मिनिमम। तो अगर एक्चुअल में बात करूं तो ये डीई जो मेरे पास ई आया, ये वाला, मैक्सिमम के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, डीई बाई डी एक्स, वो इक्वल होना चाहिए 0 के। तो यहां से जो मेरे पास x की दो वैल्यू आएंगी क्या, प्लस माइनस आर बाई रूट 2। ठीक है, यानी x की इन वैल्यू के लिए, यानी इससे r/2 और इधर पीछे r/2 डिस्टेंस पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। प्यारे बच्चों, क्या होती है, मैक्सिमम। अगर अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो देखो, ग्राफ प्लॉट करना चाहूं मैं इसका, मान लेते हैं हम, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मेरे पास x, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, ये जो मैक्सिमम होती है, एक तो यहां मैक्सिमम होगी ये वाली, इसको लिखा गया r/√2, और एक यहां पे होगी प्यारे बच्चों जिसको लिखा गया -r/√2। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी ड्यू टू रिंग की वजह से। यहां पे प्यारे बच्चों एक चीज और याद रखनी है, क्या, देखो उसके सेंटर से 2 पॉइंट हमेशा होंगे, जैसे मान लो ये, इसको x1, और एक पॉइंट ये होगा, इसको हम बोल रहे हैं x2। यानी एट x2, x1 एंड x2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी मेरी, सेम। देखो है ना, ग्राफ से आप देख रहे हो ये वाली सेम। यानी x1 और x2 की दो ऐसी वैल्यू होंगी, यानी x1 x2 दो ऐसी वैल्यू होंगी
जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। अब देख सकते हो भैया x चलने पे x1 पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही, वही वैल्यू x2 पे आ रही है, लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है इस वाले x1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी, इस वाले x1 पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ रही है और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी घट रही है आगे चलने पे। ठीक है, तो ये याद रख लेना एक बार। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, अब वही है, अगर सुंदर क्वेश्चन कराया जाए तो वही है, एसएचएम को मिक्स कराया जाता है। किसको मिक्स कराया जाता है, एसएचएम को। चलो करते हैं एसएचएम को मिक्स। चलिए कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों यहां पे हमारे पास रिंग, चलो रिंग मान, इस रिंग के ऊपर है चार्ज Q और यहां पे एक चार्ज रखा है -QM। चलो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए, इफ चार्ज पार्टिकल slightly displaced from center find time period of oscillation। यानी आपको ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है भैया, बड़ा सिंपल है। देखो अगर स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया एक्स पे तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे आपको क्या लिखना होता है, डिस्प्लेस पोजीशन पे आपको लिखना होता है नेट फोर्स की इक्वेशन लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है भैया, नेट फोर्स की इक्वेशन लिखनी होती है। ठीक है, एक बार सोचो क्या होगा। चलो भाई जल्दी कीजिए। देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इसको मैं स्लाइटली डिस्प्लेस कर देता हूं एक्स। ठीक है, एक्स डिस्प्लेस कर दिया और ये कंफर्म है जो एक्स है मेरा वो बहुत ज्यादा छोटा है किससे, आर से, क्योंकि स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया है। नंबर वन बात। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो वो तो लिखी जाएगी क्या, के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, चार्ज ये है, तो नेट फोर्स की बात की जाए तो एफ नेट मेरा क्या लिखा जाएगा, -k/Q³ इंटू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये लिखा जाए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने लिख लिया। इसी को कंपेयर करना होता है एसएचएम वाले -kx से। अब यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं कि जो मेरा ये x है ये वाला बहुत छोटा है, यानी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x इज वेरी वेरी लेस देन r। सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट क्या प्यारे बच्चों, कि जो एफ नेट आया मेरे पास वो क्या आ गया, -k/Q(x) डिवाइड बाय r³। ठीक है, इसको अगर मैं कंपेयर कर लेता हूं किससे, एसएचएम वाले -k/SHM इंटू डिस्प्लेस पोजिशन एच एक्स। तो यहां से k/SHM की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, याद रखना क्या आ जाएगी, k/Q³ और टाइम पीरियड क्या होता है जो हम ऑसिलेशन वाला टाइम पीरियड कर रहे हैं वो मेरे पास आ जाता है 2π√m/k। तो मेरे पास आ जाएगा 2π√m/k/Q³ ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया प्यारे बच्चों टाइम पीरियड, इस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है ना वो। चलो इसको फटाक से लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए करिए, लिख लीजिए इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर बात, चलो करिए, जल्दी करिए। जल्दी करिए भैया, चलो।
तो प्यारे बच्चों, इससे आगे हम डिस्कस करते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन। एक रोड की वजह से चार्ज क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना कि हमारे पास हमने एक रिंग तो कंसिडर कर ही ली ये वाली, ठीक है, और इस रिंग के ये वाले, ठीक है, ये हमने एक रोड कंसिडर की है। इसके ऊपर चार्ज था मेरा क्यू और इसके ऊपर चार्ज है लैम्डा पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। और ये हमारे पास एक रोड गिवन थी जो इसके सेंटर से रखी हुई थी, ठीक, ये वाली, ठीक है। इसके ऊपर भी चार्ज था, इसके ऊपर भी लैम्डा चार्ज था, और हमें कैलकुलेट क्या करना था कि भैया फोर्स ऑन रोड ड्यू टू रिंग, इसकी लेंथ मान लेते हैं, रोड की जो लेंथ है ना भैया वो एल है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा और लेंथ है एल। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड फोर्स ऑन रोड ड्यू टू रिंग, ठीक है, करिए। वही है भैया, करना क्या है, एक देखो क्या होगा, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, और ये जो रोड है मेरे पास ये चार्ज है। तो कहानी क्या है, ध्यान से देखना, क्या करूंगा मैं, यहां से सेंटर पॉइंट से, प्यारे बच्चों सेंटर पॉइंट से मैं एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट बना लिया मैंने जिसकी विड्थ है dx, और उस पे छोटा सा चार्ज होगा क्या, q, dq, ठीक है। अब इस छोटे से चार्ज dq के ऊपर इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक छोटा सा फोर्स लगा रही होगी df, और दैट इज इक्वल टू dq इंटू ई, ठीक है भैया। और एक बार बताओ, इस रिंग की वजह से E यानी सेंटर से x दूरी पे जो E लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे जो R है वो इसकी रेडियस है रिंग की, ये लिखा जाएगा। तो छोटा सा फोर्स लिखा हूं मैं, यानी मेरे पास DF लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा DQ, और DQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से छोटा सा DQ लिखा जाएगा ना, ये क्या लिखा जाएगा, लैम्डा इंटू DX। तो मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं क्या, के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू लैम्डा DX। ये छोटा सा फोर्स आ गया, ठीक है, इस छोटे से चार्ज DQ पे। अगर पूरी रोड पे निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां, 0 से लेकर लेंथ L तक, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, ध्यान से देखना, के क्यू लैम्डा एक्स डी एक्स डिवाइड बाई, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 से L। अब बड़ा आसान दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या करना है यार, नीचे आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम पुट कर लेते हैं t, तो यहाँ से आ गया मेरे पास 2x dx को हम लिख सकते हैं क्या, dt, और भैया x dx को लिखा जाएगा dt/2। तो बना क्या, वो ध्यान से देख लेना, क्या बना, के क्यू लैम्डा, और ये बन जाएगा मेरे पास t की पावर 3/2 इंटू dt/2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो देखो कभी भी आपको इंटीग्रेशन करना हो t की पावर -3/2 dt का, तो ये आ जाता है 1/√2t, या मैं लिख सकता हूँ t की पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -3/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाएगा t की पावर -1/2, t की पावर -1/2, ये ऊपर चला जाएगा, तो वी कैन राइट -2 डिवाइड बाई √t, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/2
के क्यू लैम्डा इंटू -2/√t, और t की वैल्यू क्या मानी थी, ये वाली, तो हम लिख सकते हैं ये वाली r² + x², और इंटीग्रेशन हमें जो वैल्यू पुट करनी थी 0 से l। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो फाइनली जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा -kq/λ। ठीक है, और वैल्यू पुट करनी है मुझे 1/r² + x², 0 से लेकर l तक। तो कर दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, kq/λ। ये जो माइनस था वो मैं अंदर लेके गया, तो अंदर लेके गया तो भैया क्या आ गया मेरे पास, 1/r माइनस 1/√r² + l²। ये वाला आ जाएगा इस रोड पे टोटल फोर्स, इस रिंग की वजह से। देख लीजिए इसको फटाक से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी करिए भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ठीक है, तो ये हमने आज जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, और उससे रिलेटेड हमने की है प्रॉब्लम्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। आज हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एंड प्रॉब्लम्स, आज की कहानी यहीं होती है प्यारे बच्चों खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपने जो इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी तरफ से आप लोगों को तहे दिल से फिर से एक बार धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क और डिस्क की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।